हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीवियस ईयर पेपर। और ये प्रीवियस ईयर पेपर 2010 और इसके बाद 2013 का है, और जिसमें से मैंने 2010 का पेपर, क्वेश्चन पेपर, ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का पहले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने डिस्क्राइब कर दिया है। और ये पार्ट 2 चल रहा है, और पार्ट 2 में 2013 का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न और इसके बाद मुख्य परीक्षा का प्रश्न को देखेंगे। तो जो भी पहले पार्ट को नहीं देखे हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं इस वीडियो के, और वहाँ पे पहला पार्ट दिया गया है, उसको ज़रूर देखें। और वहाँ पे सविस्तार प्रत्येक प्रश्न की चर्चा की गई है, और आज भी हम ऐसा ही करेंगे, प्रत्येक प्रश्न की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप धैर्यपूर्वक देखें। और हमने उस वीडियो में 75 क्वेश्चन तक मैंने इसको हल करा दिया था। इसके बाद हम आगे देखेंगे 76 क्वेश्चन से। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर है 76। तो 76 है, कौन सा सुलेमित नहीं है। तो कौन सा सुलेमित नहीं है, और इसमें सबका उत्तर यहाँ नीचे दे दिया गया है, इसलिए मैं प्रत्येक प्रश्न को या प्रत्येक ऑप्शन को नहीं पढ़ूँगा। तो इसके प्रत्येक ऑप्शन की चर्चा मैं ज़रूर कर दूंगा, और ऐसा मैं सभी प्रश्नों में करूंगा। सभी प्रश्नों का बिल्कुल व्याख्यात्मक हल दिया जाएगा आपको, बस आप धैर्य से बने रहिए। इसमें सही उत्तर क्या होना चाहिए, इसका डी। ये सोना नहीं रहेगा, यहाँ पे तांबा रहेगा। इसके बारे में हम बताते हैं, लेकिन पहले ऑप्शन पे चलते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है बोल्विया टीन के लिए फेमस है। तो बिल्कुल सही बात है, बोल्विया में टीन के लिए फेमस है। अगर टीन के मतलब केवल इसकी निर्यात की बात की जाए, तो जो बोल्विया में टोटल निर्यात होता है उसका 75% या फिर 70%, 70 से 75% के बीच केवल टीन का ही निर्यात होता है। और इसके बाद बोल्विया में अगर देखा जाए तो बोल्विया में एक टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील है, आप लोगों ने सुना होगा। तो वो जो झील है ये विश्व की सबसे ऊंची झील है, और विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है, नौगम में युक्त है। और ये टिटिकाका झील पेरू बोल्विया के सीमा के मध्य है। और एक चीज़ बोल्विया में और देख सकते हैं कि जो बोल्विया है और जो पराग्वे है, पराग्वे, ठीक, बोल्विया और पराग्वे, जो ये दो देश हैं, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के स्थल रुद्ध देश हैं। ठीक, इतने पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे संबंधित थे बोल्विया से। और इसके बाद हम आते हैं ब्राज़ील पे। तो ब्राज़ील में देख लेते हैं। ब्राज़ील में बोला गया है कि ब्राज़ील में बोला गया है कि लौह अयस्क के लिए सुलेमित है। तो बिल्कुल सही है, ब्राज़ील में लौह अयस्क सर्वाधिक होता है। और लौह अयस्क कहाँ से होता है ब्राज़ील में अगर देखा जाए तो ब्राज़ील में एक मिनास गिरास राज्य है, मिनास गिरास राज्य। और मिनास गिरास राज्य का माउंट इटावीरा है, तो माउंट इटावीरा है। इसके अलावा हम मैक्सिको पे आते हैं। तो मैक्सिको चांदी के लिए फेमस है, ये भी आप लोग जानते होंगे। और चांदी में एक इसका जो खान है, सबसे फेमस खान है चिहुआहुआ। चलिए मैं इसको लिख ही देता हूँ। ये चिहुआहुआ की खान है, जो कि फेमस है चांदी के लिए मैक्सिको में। और इसके बाद पेरू में तांबा सबसे अधिक पाया जाता है। इसके अलावा तांबे की अगर खान देखा जाए तो चिली में भी है, चिली में भी है तांबे की खान। और चिली में है, तो चिली में कहाँ है, एक चुक्किकमाटा। मैं इसको भी लिख देता हूँ क्योंकि ये नाम जो है बोलने में कठिन है थोड़े। तो ये चुक्किकामाटा, ये चुक्किकामाटा की खान है, ये भी फेमस है, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। तो चुक्किकामाटा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है तांबा खनन के लिए, तांबे की खान है। इसके बाद ये आप नोट्स देख भी सकते हैं कि पेरू सोने की भंडार में 8वें स्थान पे है, उत्पादन में 6वें स्थान पे है। तो ये पुराना डाटा है, अब ये बदल चुका होगा। इसके बाद हम अपने प्रश्न नंबर 77 पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 77 है कि निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। तो ये उस समय का डाटा है, लेकिन मैं जो भी इस तरह के उत्पादन से या फिर भंडार संबंधित डाटा रहेंगे उसको मैं जो वर्तमान डाटा है जो उससे संबंधित करके हम बताएंगे। तो चलिए हम सीधे सीधे बता ही देते हैं कि लौह अयस्क में विश्व में कौन कौन से राज्य या फिर देश अग्रणी हैं। तो ये देखिए लोहा, अगर यहाँ पे तो लोहा में कौन कौन है, तो लोहा में उत्पादक देखा जाए, अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे नंबर पे चीन है। तीसरे पर ब्राज़ील है। ऑस्ट्रेलिया,
चीन, ब्राज़ील ये हैं उत्पादक में। अगर भंडार की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक उत्पादन में भी है और भंडार में भी है, और ब्राज़ील भंडार में दूसरे नंबर पे है और भंडार में तीसरे नंबर पे रूस है। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। 78 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो इसका सही उत्तर है तापी। तो पहले इसके हम डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बताते हैं इसके बारे में। बोल रहा है कि तापी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कि भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और तापी दो नदियाँ हैं, और एक दामोदर भी है। दामोदर चूँकि बंगाल खाड़ी में गिरती है और ये दो अरब सागर में गिरती हैं। इसके बाद बंगाल के खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी दामोदर भी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है और भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इसने तापी नदी का तो बता दिया, तो आइए हम तापी नदी के अलावा दामोदर का भी बता देते हैं कि दामोदर नदी अगर भ्रंश घाटी बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है तो दामोदर का उद्गम कहाँ है, लातेहार में। लातेहार ज़िला है एक झारखंड का, वहाँ पे लातेहार में एक टोरी चूल्हा पानी नामक जगह है, वहीं से निकलती है और ये लातेहार से निकलते हुए जाकर के पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। और लातेहार जैसे इसको ये पहाड़ी है, छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है दामोदर नदी। अगर दामोदर नदी की कभी सहायक नदी पूछ दे तो आप कुछ नदियों के नाम भी सुन लीजिए, जैसे बोकारो है, जमनिया है, बराकर है, कतरी है, कोनार है, तो ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। और रह गई बात इसमें जो ऑप्शन बचे हुए हैं वो कृष्णा है, तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलती है। इसके बाद गोदावरी आ जाती है, तो गोदावरी नासिक ज़िले के त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। और बचती है हमारी चौथी कावेरी, तो कावेरी कर्नाटक के कुर्ग ज़िला है और कुर्ग ज़िले के एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न नंबर है 79, और 79 कह रहा है कि ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन सा जर्मनी से संबंधित है। तो जर्मनी संबंधित बताना है, तो इसका सही उत्तर है बी जर्मनी संबंधित है। जर्मनी में जो ऊनी वस्त्र उत्पादक कौन है, वूपरताल है। इसके अलावा अगर अन्य जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसकी चर्चा की जाए तो जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये रूस में पड़ता है। सेंट पीटर्सबर्ग भी ऊनी वस्त्र का उत्पादक है। अगर रूस में अन्य कोई एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊनी वस्त्र का उत्पादन करता है तो वो है हमारा इवानोवा। ये है इवानोवा जो ऊनी वस्त्र के लिए है। और वूपरताल आप जर्मनी में जान ही गए, ये ऊनी वस्त्र के लिए है। और जो ब्रेडफोर्ट है ये उत्तरी इंग्लैंड में पड़ता है, तो इंग्लैंड में ब्रेडफोर्ट है। इसके अलावा अगर इंग्लैंड में ऊनी वस्त्र के क्षेत्र देखे जाएं तो लंकाशायर है। इसके बाद हमारा दूसरा यॉर्कशायर है, ठीक, लंकाशायर, यॉर्कशायर। और इसके अलावा एक सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे बहुत बड़ा है, मैनचेस्टर, यस मैनचेस्टर है वो। तो मैनचेस्टर सभी जगहों की ये बहुत बड़ा फेमस क्षेत्र है। ये उपनाम भी दिए जाते हैं, जैसे कि भारत का मैनचेस्टर, जैसे आप सेंट पीटर्सबर्ग क्या है, रूस का मैनचेस्टर कहलाता है। इस तरह से जो मिलान क्षेत्र है इटली का, वो कहाँ कहलाता है, इटली का। जैसे इटली में आप जब जाएंगे तो पेट्रो भी है, इस तरह से मिलान भी है, तो मिलान भी मैनचेस्टर कहलाता है इटली का, ठीक। तो मैनचेस्टर जब भी आएगा शब्द वो सूती वस्त्र उत्पादन से संबंधित रहेगा, आप इतना याद रखिएगा। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, और ये कह रहा है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन अधिकांश कहाँ होता है, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से दे रहा है कि बॉम्बे, लेकिन मैं इसको सीधे मैं रिसेंट डाटा पे चलता हूँ, इसको छोड़िए। तो हमारा रिसेंट डाटा है प्राकृतिक गैस के उत्पादन में, तो सबसे पहले नंबर पे हमारा प्राकृतिक गैस में कौन है, असम है, और दूसरे नंबर पे राजस्थान है, और तीसरे नंबर पे त्रिपुरा है। ये जो घटना चक्र की आर्थिकी आती है 2022-23 का डाटा है, ये सब जितना भी है मैंने उसी से लिया गया है, सब डाटा है, तो आप इसको याद रखिएगा। असम है, दूसरे पे राजस्थान है, और तीसरे पे त्रिपुरा है प्राकृतिक गैस उत्पादन में। अगर इसके बाद जैसे ये तो उत्पादन हो गया, भंडार में बात की जाए तो भंडार में असम है, उत्पादन में भी असम था, भंडार में भी असम है, और भंडार में दूसरे नंबर पे कौन है, आंध्रा है, ठीक, आंध्रा है, और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे झारखंड है। तो असम, आंध्रा, झारखंड ये सब उत्पादन में है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 81 पे।
तो प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है। तो बताना है कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित है। तो ये दामोदर है। ये भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, दामोदर आप याद रखिएगा। दामोदर, इसकी चलिए व्याख्या पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में बताते हैं। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर है। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच 360 किलोमीटर लंबे मार्ग के बीच यह जैविक मरुस्थल बन गई है। जैविक मरुस्थल का मतलब ये है कि वहाँ पे जो बायो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो जीव हैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, वो एकदम मरुस्थल वीरान बन चुका है जीवों के लिए। तो जैविक मरुस्थल बन क्यों गया है? क्योंकि इतना प्रदूषित हो चुकी है। प्रदूषित होने का मतलब इसमें जो डीओ है, डीओ मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसमें जो घुलित ऑक्सीजन है वो बहुत कम हो चुकी है। इसलिए जैसे ही ये डीओ कम हो चुकी है तो जो बीओडी है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसकी मात्रा बढ़ चुकी है। यानी जो उसमें जीव हैं उनको ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्रा में चाहिए, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन कम हो गई है, इसलिए वहाँ जो जीव जो भी हैं वो मर चुके हैं, वहाँ पे बिल्कुल नहीं, इसलिए वो जैविक मरुस्थल के रूप में बन चुका है। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है वहाँ पर, तो मछलियाँ तो बिल्कुल रह ही नहीं सकती हैं। जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस होंगे वही सब होंगे, बाकी तो जो बड़े जीव हैं वो तो नहीं ही होंगे। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 82 है और 82 प्रश्न नंबर है। तो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बताइए किस नदी पर बद्रीनाथ का। तो इसका उत्तर ए है, इसमें कोई करंट का चीज़ नहीं है इसलिए अपडेट नहीं करना, तो ऑप्शन सीधे पढ़ लेते हैं। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा के नदी किनारे है और इसके बाद केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक, इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83 प्रश्न नंबर है और कह रहा है कि विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है। तो इसको भी हम रिसेंट डाटा से देख लेते हैं, इसको छोड़िए क्या लिखा है। तो रिसेंट डाटा में जो उत्पादक देश है, सबसे पहले नंबर पर उत्पादक कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है बॉक्साइट का उत्पादक। इसके बाद हमारा आता है गिनी और इसके बाद आता है हमारा चाइना। ठीक, इसके बाद आता है चाइना। तो ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चाइना, ये तीनों है उत्पादक। इसके बाद अगर हम अपने राज्य में देखें, भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो वो करता है उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा करता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे झारखंड है और तीसरे नंबर पे गुजरात है। ठीक, तो उड़ीसा, झारखंड और गुजरात ये तीनों हैं, क्रम से आप याद रखिएगा। अगर पूरे विश्व में भारत का देखा जाए तो भारत बॉक्साइट उत्पादन में किस स्थान पे है? वो 6वें स्थान पे है। ठीक, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्यरेखीय जलवायु, रुकिए 1 मिनट, भूमध्यरेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? ठीक, तो कौन सा ऐसा देश है? तो ये है इथियोपिया। इसमें लिखा है इथियोपिया, जो भूमध्यरेखीय जलवायु में नहीं आता है। इथियोपिया जो आता है ये भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है। यानी जो हमारा ये भूमध्य रेखा क्षेत्र है, इसके यहाँ से मतलब 0 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री दक्षिण तक का जो क्षेत्र है ये भूमध्यरेखीय क्षेत्र है। और भूमध्यरेखीय क्षेत्र में इथियोपिया कहाँ है? ये उत्तर में है, ये कर्क रेखा के आसपास है और भूमध्य रेखा जो भूमध्य सागर है उसके नज़दीक है, इसलिए वो भूमध्यरेखीय जलवायु उसमें आती है। तो ये भूमध्यरेखीय जलवायु में अगर अन्य देशों की बात की जाए तो इसमें जैसे कि ब्राज़ील आ जाता है हमारा, फिर इसके बाद पेरू आ जाता है। पेरू के अलावा अगर हम कहें मलेशिया है, कांगो है, जायरे है, इंडोनेशिया है, गैबोन है, ये सब जितने भी देश हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। और भूमध्यरेखीय जलवायु की कुछ विशेषताएं अगर हम बता दें, अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि इसकी व्याख्या करना ज़रूरी है क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। तो ये अपना इसका तो मैंने जो अक्षांशीय विस्तार है तो बता दिया, 0 से लेकर के 15 नॉर्थ साउथ तक। ठीक, इसके बाद यहाँ जो वार्षिक टेम्परेचर कितना रहता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ क्लीन है। तो यहाँ इसका वार्षिक टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो ये
200 सेंटीमीटर प्लस ही होती है, 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है। और यहाँ पे शीतकाल, जो शीतकाल है वो नहीं पाया जाता है, शीतकाल नहीं पाया जाता है, ठीक। और यहाँ पे जो तापांतर है बिल्कुल न्यूनतम होता है। तापांतर क्या होता है? न्यूनतम होता है। सभी अक्षांशों पर से सबसे न्यूनतम तापांतर यहीं पे होता है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा क्षेत्र में। और अगर ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र की और बात की जाए, जैसे कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो जैव विविधता होती है, वो बहुत उच्च होती है। और यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। और 85 प्रश्न नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। तो पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान पे है ये बताना है। तो ये उस समय का डाटा है, हालांकि अभी भी लगभग ये चीज़ें यही चल रही हैं। तो पवन ऊर्जा में सबसे पहले नंबर पे प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है, और द्वितीय स्थान पे हमारा गुजरात है, और तीसरे पे महाराष्ट्र है, ठीक। ये याद रखिएगा। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। और प्रश्न नंबर 86 है, कह रहा है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत। तो फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो इसका सही उत्तर है डी, पेरेनीज पर्वत है, पेरेनीज पर्वत है। तो इसके अलावा अल्पाइन पर्वत, जूरा पर्वत और आल्प्स पर्वत है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अल्पाइन पर्वत से। AP9 पर्वत लिखा है, सॉरी AP9 पर्वत है। तो AP9 पर्वत इटली में है। कहाँ पे है? ये इटली में है, इटली में है, और इटली में है। और ये कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। ये अल्पाइन क्रम का पर्वत है। AP9 पर्वत इटली में है। और इसके बाद जो हमारा आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो आल्प्स पर्वत किसकी किसकी सीमा के मध्य है? ये जैसे कि फ्रांस में है, फ्रांस में, ये फ्रांस और इटली के सीमा के मध्य क्या है? अब वो हमारा आल्प्स पर्वत है, और ये भी एक वलित पर्वत है। इसके अलावा हमारा आता है तीसरे नंबर का पर्वत जूरा पर्वत। ये जूरा पर्वत कहाँ है? तो जूरा पर्वत भी फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के मध्य सीमा बनाता है। फ्रांस और जो स्विट्ज़रलैंड है हमारा, इसके मध्य ये सीमा बनाता है जूरा पर्वत। ये भी एक वलित पर्वत है, और ये भी अल्पाइन क्रम के चट्टानें हैं, ठीक। तो आप इसको याद रखिएगा। बाकी तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। और 87 है, इसको करना है सुलेमित। तो चलिए सुलेमित करते हैं इसको। और ये लिखा है नदी, और नदी को मिलाना है बांध से, ठीक। तो चलिए हम मिलाते हैं इसको। तो हमारा ये कहाँ गया? कोलोराडो, कोलोराडो कौन सा बांध है? हूवर बांध है। दामोदर पे पंचेत हिल है, और नील पे आसवान है, और जम्बेजी पे कैरीबा बांध है, ठीक। आप इसको याद रखिएगा। और जम्बेजी नदी पे कैरीबा बांध है ही, और इसके अलावा जम्बेजी पे एक और बांध है विक्टोरिया, ठीक ना, विक्टोरिया बांध है जम्बेजी पे। तो ये चीज़ बता दिया हमने, इसको आप यहाँ से भी मिला सकते हैं, वही चीज़ लिखी गई है। करीबा बांध जो है हमारा जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। और ये जो हमारा, इसके अलावा जो विक्टोरिया मैंने बताया, विक्टोरिया वो भी मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जाम्बिया है, उसी में पड़ता है। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। और कह रहा है कि यूरोप में लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। तो फ्रांस का स्थान कौन सा है? तो लौह अयस्क उत्पादन पहले देख लेते हैं क्रम से, ठीक। तो ये तो पुराना डाटा है, नए डाटा के हिसाब से देख लेते हैं। हमारा नया डाटा के हिसाब से हम लौह अयस्क, तो सबसे पहले नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे नंबर पे कौन है? चीन है। और तीसरे नंबर पे ब्राज़ील है। और चौथे नंबर पे हमारा इंडिया है, ठीक। इंडिया चौथे नंबर पे लौह अयस्क उत्पादन में, और रसिया है 5वें नंबर पे, और फ्रांस है 6वें नंबर पे, ठीक। इतना याद रखिएगा, फ्रांस 6वें नंबर पे है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। स्वेज नहर के दोनों किनारों पर स्थित पत्तन युग्म हैं। मतलब अगर स्वेज नहर ऐसे बह रही है यहाँ, तो इस वाले भाग पे और इस वाले भाग पे, यहाँ पे कौन सा पोर्ट है और यहाँ पे कौन सा पोर्ट है, ये बताना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये स्वेज नहर हमारी है, तो इस वाले भाग में हमारा पोर्ट है पोर्ट सईद, और यहाँ पे है पोर्ट स्वेज। स्वेज मतलब ये जो लाल सागर हमारा यहाँ पे है, रेड सी,
रेड सी जो है यहाँ पे है, और जो भूमध्य सागर है वाला क्षेत्र है यहाँ पे हमारा पोर्ट सईद है जो मैंने अभी बताया है। तो स्वेज नहर के बारे में अगर इसकी जो मतलब जो ऑफिशियली ये अनाउंस हुई थी, ओपन की गई थी, खोली गई थी, ये 1869 में, 1869 में। और इसके बाद इसकी कुल लंबाई कितनी है, ये 164 है, और लगभग ये 8 मीटर गहरी है। कितनी, 8 मीटर गहरी है। और इसके बाद इसमें जैसे स्वेज नहर हमारी इस तरह से है, तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया स्वेज बंदरगाह है, और यहाँ पे बता दिया मैंने वो है पोर्ट सईद है, और यहाँ पे एक फेमस है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, इसको याद रखिएगा, अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सईद, और इसके बाद ये है। और इसमें एक प्रश्न और बनता है स्वेज नहर में, स्वेज नहर में उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम जो है, झील है, यहाँ पे झील पाई जाती है, कई झीलें हैं इस तरह से। तो कुल 4 झीलें हैं। सबसे पहली झील और सबसे बड़ी झील जो है वो है मंजला लेक, मंजला झील है। इसके बाद आती हमारी थोड़ी छोटी झील है, और इसका नाम है टिमसा लेक, टिमसा झील है। इसके बाद ग्रेट बीटर है, और इसके बाद लिटिल बीटर है। तो इसकी याद रखिएगा, मंजला है, टिमसा है, ग्रेट बीटर है और लिटिल बीटर है। ये जो मतलब क्या है, झीलें हैं इस पे बनी हुई। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 90 और 90 नंबर प्रश्न है, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। तो आर्कटिक वृत्त मतलब जैसे कि ये हमारा ग्लोब हो गया, तो जो 66.5 डिग्री की जो लाइन है, ये 66.5 डिग्री की जो लाइन है, ये आर्कटिक वृत्त कहलाता है। तो आर्कटिक वृत्त जो इसके दक्षिण में कौन सा देश है, जो ऑप्शन में दिया गया है इसके दक्षिण में होना चाहिए, तो ये उत्तर में, जो उत्तर की बात कर रहा है आर्कटिक वृत्त, ये अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है आइसलैंड। आइसलैंड जो आर्कटिक वृत्त है, इसकी ये लगभग इस तरह से पास में ही है, लगभग टच करता हुआ है, लेकिन थोड़ा दूर है। तो ये आइसलैंड इधर है हमारा, और इसके उत्तर में जितने भी नॉर्वे जो इसमें ऑप्शन दिया गया, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये तो सब मतलब इससे क्रॉस होते ही हैं। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 91 है हमारा। तो 91, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। बाजार आधारित लौह व इस्पात कारखाने पाए जाते हैं, तो वो देश है हमारा जापान में ऐसा क्यों है, तो चलिए पहले इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं इसके बारे में। जापान में लोहे एवं कोयले के बाजार आधारित कारखाने पाए जाते हैं। क्योंकि जापान में लोहे एवं कोयले का भंडार की कमी पाई जाती है। यहाँ अधिकांश कारखाने बंदरगाहों या अन्य समुद्री तटों या नगरों के किनारे स्थित हैं। मतलब यहाँ पे जो खदानें हैं, जो भंडार हैं लौह अयस्क के, वो नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जो लौह उद्योग, जो लौह के बड़े बड़े कारखाने हैं, वो उद्योगों के पास नहीं लगे हैं। वो कहाँ लगे हैं, जो जहाँ पे बंदरगाह है, क्योंकि ये आयात करता है लोहे का। तो जब लोहे का आयात करेगा तो भाई जायज़ सी बात है, बंदरगाह के पास लगाइए या फिर बाज़ार मार्केट के पास लगाइए। तो ठीक है, इसलिए वो बाज़ार आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 92, कह रहा है कि अंधी घाटी पाई जाती है। तो कार्स्ट जो प्रदेश होते हैं वहाँ पाई जाती है। लाइम स्टोन या डोलामाइट बाहुल्य स्थापित क्षेत्र हैं, वहाँ पे वो कार्स्ट प्रदेश कहलाते हैं। यहाँ अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। अंधी घाटियाँ का मतलब, रुकिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, उस फिगर से ही आप समझिएगा। जैसे इसमें देखिए, ये इस फिगर में देखिए, जैसे कि ये फिगर हमारा दिख रहा है ना, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे जो नदी है ये बहते हुए आ रही है, यहाँ पे आ रही है, और ये हमारा स्थल भाग है। इसमें से जो डोलाइन है, ये छिद्र होता है, जो ये पूरा काट, देखिए लिख रहा है CaCO3, यानी ये सब चूना पत्थर की चट्टानें हैं। जितनी भी दिख रही हैं सब चूना पत्थर की चट्टानें हैं। ठीक, तो ये चूना पत्थर की चट्टानों पर जब नदियाँ बहती हैं, तो ये जो घोल रंध्र है हमारा, ये इस रंध्रों से होते हुए नदियाँ अंदर चली जाती हैं, और ये ऐसे बहते हुए फिर इसके बाद बाहर निकल जाती हैं, बाहर ये से। तो ये बाहर यहाँ नदी दिख रही है, यहाँ नदी घाटी दिख रही है, यहाँ भी नदी घाटी दिख रही है। लेकिन जो ये क्षेत्र है, इतना जो क्षेत्र है, ये जो इतना भाग है, इस भाग में जो नदी घाटी इस धरातल के अंदर है, तो इसलिए इसको अंधी घाटी कहते हैं। ठीक, आप यहाँ समझ गए होंगे। इसके बाद हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 93, और 93 प्रश्न है, और इसको भी मिलाना है, सुलेमित करना है, तो चलिए मिला देते हैं। ये आल्प्स है,
तो आल्प्स या वासजेस या विंध्यन ये सब मतलब पर्वत हैं, और इसका कैसे पर्वत हैं ये बताना है। तो जो फ्यूजियामा है वो ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी है। विंध्यन कैसा है, तो ये अवशिष्ट पर्वत है, घर्षित हो चुका है, घिस चुका है। और वासजेस पर्वत जो है हमारा भ्रंश या भ्रंशोता मतलब भ्रंश वाला पर्वत है। और ये आल्प्स पर्वत कैसा है, वलित पर्वत है। ठीक, जो वासजेस है और एक ब्लैक माउंटेन आपने देखा होगा। तो ब्लैक, जैसे कि मैं यहाँ फिगर बना के दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये है हमारा एक वासजेस पर्वत, इसके बाद ये है ब्लैक पर्वत। तो ये जो है ये वाला भाग नीचे धंस गया, तो ये जो दो भाग ऊपर उठे रह गए ये पर्वत बन गए। ठीक है, ये पर्वत बन गए, तो ये ब्लॉक पर्वत हो गए इस तरह से। और ये जो घाटी बन गई, और इसी घाटी में जो ये हमारी इस तरह से फिगर मैं फिर से बना देता हूँ। देखिए जैसे ये इस तरह से ये, तो ये घाटी जो है इसमें से राइन नदी होके बहती है। आप याद रखिएगा, ये वासजेस और ब्लैक पर्वत के मध्य से जो घाटी है उसमें राइन नदी बहती है। ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक, और इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता। तो नील नदी मतलब किस देश में नहीं बहती है ये बताना है। तो ये है हमारा चाड देश में नहीं बहती है। और तो इसके अलावा किन किन देशों में बहती है, तो नील नदी के बारे में पहले मैं बता देता हूँ। नील नदी ये विक्टोरिया झील से निकलती है। जैसे ही ये विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, तो पहले कहाँ जाती है, युगांडा में। युगांडा से होते हुए फिर जाती है दक्षिणी सूडान में। दक्षिणी सूडान से फिर इसके बाद उत्तरी सूडान में। जब ये उत्तरी सूडान में पहुँचती है तो यहाँ से ये नील नदी इसका नाम नहीं है, इसका नाम है वाइट नदी। ये वाइट नील है। ठीक, ये वाइट नील है। और इसके बाद जो ब्लू नील आती है, इसके बाद जो ब्लू नील इधर से आती है हमारा, ये जो हमारा इथियोपिया जो पठार है, इथियोपिया का पठार, वहाँ पे एक लेक जो एक टाना झील है, टाना झील है। यहाँ टाना झील से निकलते हुए जो ब्लू नाइल आती है और विक्टोरिया झील से वाइट नाइल आती है। और ये दोनों मिलती हैं हमारी उत्तरी सूडान में। उत्तरी सूडान में कहाँ मिलती हैं, उत्तरी सूडान में खार्तूम में। ये हमारा उत्तरी सूडान है। और इधर से ये आई ब्लू नील, ये वाइट नील, और आके मिलती हैं खार्तूम में। और खार्तूम पड़ता है उत्तरी सूडान में। और यहाँ से आगे बढ़ती हैं तो ये आ जाती हैं सीधे मिस्र में। और मिस्र से आगे बढ़ती हैं तो सीधे चली जाती हैं हमारा ये भूमध्य सागर में जाके गिर जाती हैं। तो ये जितने भी देश बताए मैंने, ये इन देशों से होते हुए बहती है। ठीक, और यही चीज़ें यहाँ भी लिखी गई हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी। और निम्नलिखित में से अगला प्रश्न हमारा ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ऊन का बताना है। तो 95 प्रश्न का देख लेते हैं। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे है चाइना, और तीसरे नंबर पे है रूस। ठीक, अगर भारत में बात की जाए तो भारत में अगर रिसेंट डाटा देखा जाए तो ऊन का उत्पादन कौन करता है, तो ये करता है राजस्थान। फिर इसके बाद कौन है, जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरे नंबर पे है तेलंगाना। राजस्थान, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना, याद रखिएगा, ऊन उत्पादन में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 96 है, इसको भी सुलेमित करना है। फसल है और ये प्रदेश हैं। ठीक, रबर की फसल कहाँ है, मलेशिया में। ठीक, इसको याद रखिएगा, रबर की फसल मलेशिया में है, और कहवा कोलंबिया में है, और जैतून जो है इटली में है। और इसके बाद गन्ना जो है मॉरिशस में है, ये यहाँ की फसल है। इसके बाद हम आते हैं, वही चीज़ यहाँ भी लिखी गई है। प्रश्न नंबर 97 पे भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन है। तो सबसे अधिक भूपर्पटी की बात हो रही है, सबसे ऊपर वाली जो क्रस्ट है उसकी बात हो रही है। तो भूपर्पटी में जो यहाँ पे दिया भी गया, इसके बारे में यहाँ आप देख भी लीजिए। और ये जितने भी डाटा दिया गया सही दिया गया है। भूपर्पटी में पाया जाने वाला तत्व सबसे अधिक कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 46% है। इसके बाद सिलिकॉन आता है, और इसके बाद एल्युमिनियम आता है 8%, और लोहा आता है 5%। लोहा कितना है भूपर्पटी में, 5% है। इसके बाद कैल्शियम 4% है। अगर पूरे पृथ्वी की बात कर दिए, मतलब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि पूरे पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा तत्व है, तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा आ जाएगा, लोहा आ जाएगा। पहले नंबर पर सबसे लोहा आ जाएगा। लोहा कितना % पाया जाता है, 35%, 35.5 है। तो 35% पाया जाता, सबसे पहले नंबर पे लोहा आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक, पूरे पृथ्वी में सेकेंड नंबर पे आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाएगा, 30%, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा सिलिका। ठीक, तीसरे नंबर पे आ जाएगी सिलिका हमारी, और ये पाई जाती है 15%। ठीक,
तो आप याद रखिएगा, सबसे पूरे पृथ्वी में पहले नंबर पे कौन है? लोहा है, आयरन, ठीक। लेकिन अगर भूप्रपट्टी की बात की जाए तो पहले नंबर पे ऑक्सीजन है, ठीक। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 98। और निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? तो मदद कौन नहीं करता? वनों को काटना। ये तो पहले ही गलत हो गया, यही नहीं करता है, बाकी 3 तो सही ही होंगे। तो वनों को काटना नहीं चाहिए, वनों को लगाना चाहिए ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। इसीलिए एक जो हमारी वन नीति बनी है उसमें 33% प्रत्येक देश का जो क्षेत्रफल है उसका 33% वन होना चाहिए, ताकि जो पारिस्थितिक संतुलन है वो बना रहे। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित चक्रवातों में से किसे भारत को प्रभावित नहीं किया? तो प्रभावित कौन सा चक्रवात नहीं किया? तो इसका सही उत्तर है नरगिस, ठीक। नरगिस आया था हमारा 2008 में, नीलम आया था हमारा 2012 में, और इसके बाद जो ये क्या लिखा है, अयाल लिखा है तो 2009 में आया था, और थाने आया था 2011 में। अगर रिसेंट में देखा जाए, जो 2022-23 में जो चक्रवात आए हैं इसका नाम आप याद रखिएगा, जैसे मोछा है, अम्फान है, तौकते एक आया था, तौकते मतलब आया था, ये अरब सागर में आया था, और एक 2023 में जल्दी ही आया था, आप इसको मतलब जानते होंगे, विपरजॉय आया था। तो विपरजॉय, ये जॉय विपरजॉय आया था, ये भी कहाँ आया था? अरब सागर में आया था, और ये लगभग इसी महीने कह रहा हूँ, जून में आया था इसी साल। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 100वां है, और भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? तो भारतीय हीरा संस्थान ये है सूरत में, और इस पे की व्याख्या लिखा है कि संस्थान कहाँ है, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, और कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी। तो इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे तो नहीं चलेंगे, क्योंकि इसके बाद 100 प्रश्न पूरे हो गए, 100 का टारगेट हमने रखा था। इसके बाद जो प्रश्न बचते हैं इसमें, उसका हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं और व्याख्या मतलब बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इसलिए मैं इसका यहाँ से ठीक अगला पार्ट लेके आऊँगा और इसका वीडियो मैं इसी में डाल दूँगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम भी इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं और हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।